नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आदित्य एक बार फिर से आप सभी का आपके YouTube चैनल पाथ टू ज्ञान पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लेके आया हूं भारत यानी इंडिया जीके के स्टैटिक पॉइंट, जो कि आपके फैक्चुअल वन लाइनर होंगे। इन वन लाइनर फैक्चुअल पॉइंट्स की प्रबल संभावना है कि ये आपके आगामी फ्यूचर में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें इनकी 100% गारंटी है कि आपके ये क्वेश्चंस यहीं से टच किए जाएंगे। चलिए तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस वन लाइनर फॉर्म में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसमें हेडिंग डली है भारत का परिचय। भारत का परिचय। भारत के परिचय में क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं अपन लोग। इसमें नंबर फर्स्ट दिया है इसका भारत का नाम, यानी भारत देश का नामकरण है वो किसके अनुसार क्या नाम दिया गया है। सबसे पहला है वेदों के अनुसार। वेदों के अनुसार इसको जम्बूद्वीप कहा गया है। आर्यों के कारण भारत को आर्यवर्त कहा जाता है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। भारत मुनि, जो आपके भारत मुनि हैं उन्होंने इसका नाम भारतवर्ष रखा है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन ये काफी बार पूछा जा चुका है कि किनके द्वारा भारत को हिंदुस्तान कहा गया है। आंसर हो जाएगा ईरानियों के द्वारा। और रोम के जो निवासी थे उन्होंने भारत को इंडस कहा गया है। उन्होंने भारत को इंडस कहा गया है। और यूनानियों ने इंडिया कहा है। यूनानियों ने कहा है इंडिया। और भारतीय संविधान में जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भारत का नाम है भारत अर्थात इंडिया। ये भारत के कुछ नाम हैं जो कई लोगों के अनुसार उनका नामकरण किया गया है। इसमें आपको दो तीन रखने हैं ध्यान। एक तो भारत संविधान में, और ईरानियों ने, यूनानियों ने और आर्यों ने भारत को क्या क्या कहा है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है भारत की भौगोलिक स्थिति, यानी उसकी जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है वो किस तरीके की है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भारत किस गोलार्ध में है। तो इसमें आप आंसर बताएंगे भारत पूर्वी के साथ साथ उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। पॉइंट नंबर ए हो जाएगा आपका एक। और इसके बाद आपका अगला पॉइंट कहलाएगा आपका कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो आपका 8.4 से 37.6, यानी 8 अंश 4 डिग्री से 37 अंश 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 68 अंश 7 डिग्री से 97 अंश 25 डिग्री पूर्वी देशांतर में, यानी उत्तर पूर्व है ना, तो उत्तरी अक्षांश में कितना है 8.4 37.6 और पूर्वी में कितना है 68 7 97 25। कई बार ये वाला रेलवे में और एसएससी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। भारत का मानक समय है जो इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती हुई लाइन है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को माना गया है। मैंने वो मानक समय है जो ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भारत का समय है वो ग्रीनविच के समय से, जीएमटी समय से कितना समय आगे है, 5.5 घंटे आगे है। अब कैसे सपोज करेंगे, जैसे मान के चलिए वहां पर आपका ग्रीनविच की उस साइड आपका यदि 1 बज रहा है तो अपने यहाँ 5.5 घंटा आगे, मतलब अपने यहाँ शाम को 6:30 बजेगा। और ये जो रेखा है आपकी 82.5 अंश जो मानक रेखा है, यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्यों के नाम क्या क्या है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर ये रेखा गुजरती है। इसको याद करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ ट्रिक टाइप की लिखी हुई है। उमा छत से उड़ जा, उमा छत से उड़ जा। ऊ मतलब उत्तर प्रदेश, मा मतलब मध्य प्रदेश, छत मतलब छत्तीसगढ़ और आपका उड़ मतलब उड़ीसा, आ मतलब आंध्र प्रदेश। इसको याद करने में थोड़ा सा आपको प्रॉफिट हो सकता है। आपसे पूछा जाएगा भारत देश का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत देश का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे कंट्री का 2.42% है। इसको ध्यान रखिएगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इंडिया का क्षेत्रफल है, जो कि पूरे वर्ल्ड का
2.42% ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा सेकंड। पहले नंबर पे कौन है? अभी चाइना है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है आपकी 3214 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, आपकी नॉर्थ से साउथ के बीच की दूरी है 3214 किलोमीटर है और ईस्ट से वेस्ट की जो दूरी है 2933 किलोमीटर है। देन इसके बाद है आपकी स्थलीय सीमा कितनी है? 15,106.07 यानी इतनी है आपकी। और इसकी जो भू तटीय है ये आपकी 6100 है और संपूर्ण यदि पूछी जाती है तो इतना है। इसमें आपको ये दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं कौन कौन से? 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है और भारत की पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलती है। ये कौन कौन से देश है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। ध्यान रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा कहते कैसे हैं? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को ही कर्क रेखा कहा जाता है। कैंसर वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यह भारत के 8 राज्यों से कौन कौन से राज्य हैं आपके? छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। इसको भी याद करने के लिए यहाँ पे एक लाइन लिखी गई, झारखंड के 6 गुमराह मित्र पश्चिम बंगाल में मिले। झारखंड के 6 गुमराह मित्र पश्चिम बंगाल में मिले। तो इसको याद करने में शायद आपको सहजता महसूस हो जाए। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपको वो दिए जाते हैं जिनमें से गुजरती है और एक ऑप्शन आपके सामने वो दिया जाएगा जिसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ध्यान रखना पड़ेगा 8 राज्यों के नाम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो दक्षिणतम मतलब जो साउथ मोस्ट साउथ में, मतलब जो सबसे लास्ट में पाया जाता है साउथ में, उसको क्या कहा जाए? इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इसका दूसरा नाम भी है पिग्मेलियन पॉइंट या लाहिचिंग। ध्यान रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट होने वाला ये वाला क्वेश्चन। क्या है इसमें कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन अगला है, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? पता होगा भारत का नक्शा जो बनता है इस साइड से, जो बनता है भारत का नक्शा है जो आपका, तो इसमें जो नॉर्थ साइड इस साइड है आपका और नॉर्थ में आपका कौन सा स्टेट है? नॉर्थ में आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद है विषुवत रेखा से भारत दक्षिण बिंदु, यानी विषुवत रेखा से भारत का दक्षिणी बिंदु कितने किलोमीटर है? 876 किलोमीटर। ये सीधे सीधे फैक्ट है, ये इनको सीधा सीधा याद किया जाता है। इसमें डीपली जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सीधा सीधा इनको फैक्ट टू फैक्ट याद किया जाता है, इसलिए इसको स्टैटिक पॉइंट ही कहा जाए। ये एग्जाम में सीधे सीधे पिक होते हैं आपके। और भारत देश के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जो भी आप देख पा रहे होंगे? पड़ोसी देश हैं उत्तर की सीमा पर। कौन कौन से देश हैं? चाइना यानी चीन, नेपाल, भूटान। चीन, नेपाल, भूटान, CNB। उत्तरी सीमा पर CNB मतलब चाइना, नेपाल, भूटान। इसके बाद है पूर्वी सीमा पर। पूर्वी सीमा पर आपका म्यांमार, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या होती है? पता है आपको? वेरी गुड। बांग्लादेश की मुद्रा टका है, ठीक है ना? ठीक। और राजधानियां और मुद्रा अभी इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। यहाँ की जो PM है शेख हसीना जी हैं, काफ़ी एक्टिव रहती हैं वो। इसके बाद आपका पश्चिमी सीमा। पश्चिमी सीमा पर आपका कौन सा है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये दोनों कंट्री हैं जो आपकी पश्चिमी सीमा पर हैं। देन इसके बाद है आपका दक्षिणी सीमा। साउथ पर कौन सा? श्रीलंका और इंडोनेशिया। श्रीलंका और इंडोनेशिया। मतलब आपको उत्तरी सीमा पर कौन कौन से 3 देश हैं?
पूर्वी पर 2 हैं, पश्चिमी पर 2 हैं, दक्षिणी पर 2 हैं। क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए पड़ोसी राष्ट्रों में सबसे ज्यादा देश कौन सी सीमा पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तरी सीमा पर कितने देश हैं? 3 देश हैं आपके। इसके बाद है भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं रेखा, किस सीमा रेखा को क्या कहा गया है और यह सीमा रेखा किन 2 देशों के मध्य में आती है? काफी इंपोर्टेंट आपका ये वाला पोर्शन है, ध्यान रखिए। कई बार इससे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं, बच्चे गलत करके आते हैं, लेकिन आप लोग से आशा है कि आप लोग गलत नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। पहला पॉइंट दिया गया भारत और चीन के मध्य मैक-मोहन रेखा है, जिसकी लंबाई आपकी 3917 किलोमीटर है। इसको कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था 1914 में, ध्यान रखिएगा। सेकेंड है भारत और पाकिस्तान के मध्य, ये 1947 में रेखा खींची गई थी और इस रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा, जिसकी लंबाई है आपकी 3310 किलोमीटर। भारत और श्रीलंका के मध्य आपके 2 चीजें हैं, एक आपका पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। यहाँ पे भले ही आपका नाम रखा है पाक, तो पाक का मतलब पाकिस्तान नहीं है, पाक जल डमरू मध्य आए या पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी, ये दोनों के दोनों या आपके भारत और श्रीलंका के मध्य में है। इसके बाद आपका है अंतरराष्ट्रीय सीमा की सर्वाधिक लंबाई। क्वेश्चन ये कई बार पूछा जा चुका है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की सर्वाधिक लंबाई भारत की किस देश के साथ है? ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के साथ है, जिसकी लंबाई आपकी 4096 किलोमीटर है। इसको चिकन नेक या जीरो लाइन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका अंतरराष्ट्रीय सीमा की सर्वाधिक कम, सबसे यानी सर्वत से कम, ये कौन सी आपकी? अफगानिस्तान के साथ है। ये कितनी है आपकी? 106 किलोमीटर है। और इसी रेखा को क्या कहा गया है? इसी रेखा को कहा गया है डूरंड रेखा, ध्यान रखिएगा। क्या है इसका? डूरंड रेखा कहा गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में है ये डूरंड रेखा, ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद पड़ोसी देशों की सीमा में लगने वाले भारत के राज्य, ध्यान रखिएगा, मतलब जो आपके देश हैं इसके साथ भारत का कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, ये आपको इसमें पॉइंट में बता दिया जा रहा है। भूटान से आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल व असम, ध्यान रखिए। भूटान से अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम। नेपाल से सिक्किम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। म्यांमार से मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। और बांग्लादेश से, जिससे कि आपकी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उससे आपके कितने देश हैं, सॉरी कितने राज्य हैं, वो भी आप में पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान रखिएगा अफगानिस्तान से एक ही राज्य है जो कि जम्मू कश्मीर है, क्वेश्चन बन सकता है ये वाला। और चीन से आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ध्यान रखिएगा। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारत का एकमात्र राज्य, इसका हो जाएगा त्रिपुरा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? त्रिपुरा। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, हर देश के कुछ ना कुछ राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं, उसी हिसाब से हमारे भारत देश के भी हैं। तो चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में। सबसे पहला दिया है राष्ट्रीय ध्वज, जिसको कहा जाता है तिरंगा। तिरंगा को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसमें 3 रंग होते हैं। इसको 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन आता है सीधा सीधा, डेट पूछी जाती है कि राष्ट्रीय तिरंगा को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। तिरंगे में सबसे ऊंचा केसरिया, मध्य में सफेद, अंत में हरी पट्टी होती है। और इनके केसरिया और सफेद और हरे, इनका क्रम आपको ध्यान रखना है। और
और इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2, 3:2 होता है। ऑप्शन में आपको 2:3 मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा लंबाई चौड़ाई का 3:2। नीला जो चक्र होता है सारनाथ स्तंभ पर निर्मित है, उसमें आपके 24 तीलियां हैं, जो कि आपके 24 पहर को घंटों को दिखाती है, और इसका मतलब होता है आप चलते रहिए चलते रहिए। तो इसमें जो केसरिया रंग होता है वो आपका त्याग का प्रतीक होता है, सफेद आपका शांति और सत्य का होता है, हरा आपका प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि प्रगतिशील खुशहाली का प्रतीक होता है। सफेद पट्टी में जो नीला चक्र है इसमें 24 तिलियां, जो कि गति का सूचक यानी मतलब चलते रहिए वाले का, ठीक है ना। इसके बाद है 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि के समय हंस मेहता ने इसको संविधान सभा को भेंट किया था। ध्यान रखिए, इनका नाम याद रखना, हंस मेहता। हंस मेहता ने क्या किया था, जिस तिरंगा को भेंटा था किसको, संविधान सभा को। श्यामल लाल गुप्ता पार्षद जी हैं, इन्होंने गाना गाया था एक झंडा ऊंचा रहे हमारा, गीत के रचयिता है। ध्यान रखिए, कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत के रचयिता कौन थे। आंसर हो जाएगा श्यामलाल गुप्ता जी पार्षद जी। 26 जनवरी 2002 डेट ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 2002 से इसे आम लोगों को फहराने की अनुमति मिली है। पहले इसको आम आदमी नहीं फहराते थे, इसको सरकारी दफ्तरों में ही फहराया जाता था, लेकिन 26 जनवरी 2002 से इससे सभी लोगों को परमिशन मिल चुकी है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है राज चिन्ह आपका अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। यह सारनाथ के स्तंभ की शीर्ष आकृति की अनुकृति है। इसमें कितने शेर हैं आपके, 4, ध्यान रखिएगा, लेकिन देखने पर आपको 3 शेर नजर ही आएंगे, क्योंकि सामने से 3 शेर नजर आते हैं, एक पीछे साइड रहता है। शीर्ष सिंह के ऊपर धर्मचक्र, नीचे देवनागरी लिपि में लिखा गया है सत्यमेव जयते। क्वेश्चन एक कई बार पूछा जा चुका है कि ये सत्यमेव जो आपका राष्ट्रीय वाक्य है इसको कहां से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से इसको लिया गया है, सत्यमेव जयते। और इसका हिंदी में अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है, इसलिए हमेशा आप लोग भी सत्य ही बोला करें। इसके बाद है राष्ट्रगान। जन गण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ध्यान रखिएगा, इनको गुरुदेव कहा जाता है। सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसको गाया गया था। यह गीत सर्वप्रथम 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ। टैगोर ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ द इंडिया के नाम से किया है। इसको गाने का समय 52 सेकंड निर्धारित किया गया है और संक्षिप्त में इसको 20 सेकंड में गाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया था। इसके बाद है राष्ट्रीय गीत। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसे कहां से लिया गया है, इसे आनंद मठ से लिया गया है। इस गीत के मूल रूप से 5 पद हैं, किंतु इसका प्रथम पद ही अंकीकृत किया गया, मतलब पहले पद को ही गाया जाता है। इसके गायन की अवधि 1 मिनट 5 सेकंड है, ध्यान रखिएगा। जिस तरीके से राष्ट्रगान में 52 सेकंड्स हैं और इसकी 1 मिनट 5 सेकंड यानी आपके 65 सेकंड्स, ध्यान रखिएगा। और इस गीत को सर्वप्रथम 1896 के आपके कोलकाता अधिवेशन में गया था, उसको 1911 वाले अधिवेशन कोलकाता में गया था। सर्वप्रथम जो इसकी धुन है, इसकी धुन जाने का श्रेय यदुनाथ भट्टाचार्य को जाता है। इन्होंने इसकी धुन को कंपोज किया था। राष्ट्रीय पंचांग जो कैलेंडर है, इसको 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। यह शक संवत पर आधारित है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एसएससी में, ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रीय कैलेंडर है ये किस संवत पर है, शक संवत पर आधारित है। और ये भी पूछा जा चुका है कि इसमें पहला महीना कौन सा होता है और अंतिम महीना कौन सा होता है। तो पहला महीना चैत होता है और अंतिम फागुन होता है।
और इसके हिंदी में 12 महीनों के नाम होते हैं: चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, मार्च, पौष, माघ, फागुन। ध्यान रखिए हिंदी में है और हम लोग जानते हैं जनवरी फरवरी, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका अगला दिया जा रहा है राष्ट्रीय मुद्रा, जिसको रुपया बोला जाता है। और जो रुपए का जो साइन होता है, जो बना रहता है, इसको किसने दिया था? इसको आईआईटी मुंबई के एक डिजाइनर थे जिनका नाम था डी उदयन कुमार था। इन्होंने इसका ये चिन्ह है, ये वाला प्रोवाइड कराया था। ध्यान रखिए क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है। राष्ट्रलिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है हिंदी। इसके लिए अनुच्छेद कौन सा दिया गया संविधान में? अनुच्छेद 343 है। राष्ट्रीय खेल क्या है अपना? हॉकी है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है, जिसका नाम वैज्ञानिक क्या है? पावो कैस्टेटस है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम है आपका पैंथेर टाइग्रिस। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। राष्ट्रीय फल आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम है मैजीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय ग्रंथ गीता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रंथ गीता है। राष्ट्रीय कवि हिंदी के नजरिए से और स्टैटिक जीके के नजरिए से राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रभाषा यानी राजभाषा हिंदी देवनागरी है। लिपि आपकी देवनागरी की है। भारतीय के राजकीय तथा राष्ट्रीय भाषाएं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 के अनुसार, जो संविधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें आर्टिकल दिया है 343। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी यानी देवनागरी लिपि को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। और संविधान की जो सूची 8वीं सूची है, ध्यान रखिएगा 8वीं सूची है, उसमें भाषाएं कितनी है? 22 हैं। तो ये कौन कौन सी हैं इनको मैं आपको एक बार रीड करके बता दे रहा हूँ। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कोंकणी, कन्नड़, कश्मीरी, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 22 भाषाएं हैं जिनको इसमें अंकित किया गया है। संथाली भाषा को 92वें संविधान संशोधन 2003 में इसको शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा। आशा करता हूं वीडियो का पहला हिस्सा आपको काफ़ी पसंद आया होगा। बाकी पार्ट्स आपको और प्रोवाइड कराए जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और दूसरों तक इस वीडियो की लिंक को जरूर शेयर करें, ताकि जो बच्चे स्टैटिक जीके के लिए परेशान रहते हैं एंड जिन्हें एग्ज़ाम फ्यूचर में देना ही देना है, उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।